10 में से 6 आईफोन अभी EMI पे चल रहे हैं। तो आप अपने फ्यूचर को गिरवी रखने वाली बात कर रहे हो। आने वाले समय में एप्पल का सेल इंडिया में यूनिलीवर को पार करने वाला है। लोन लेके इन्वेस्ट करने वाली बात। किसी को लोन नहीं लेना चाहिए, किसी को कार्ड नहीं लेना चाहिए। अपना कल का रोटी किधर से आएगा, मैं 5 साल बाद कहाँ रहूंगा, ये सब चीजें जिसको दिखती नहीं है ना, उसको कोई लोन भी नहीं देगा। अभी एक जो परसेप्शन है, भारत का टाइम आएगा। आर्थिक व्यवस्था में तो आने वाले 10-15 साल में इंडिया में रहना, कभी कभी लोगों का पैसा बनता है, उनको लगता है अपन ही भगवान है। जब पैसा टूटता है तो बोलते हैं सब चोर है। जितने भी मल्टीनेशनल्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्या इनको क्या सडनली हमारे से प्यार थोड़ी हो गया है? इनको अब समझ में आया कि भाई थोड़े समय पहले चाइना था, ये अब इंडिया है। एक नया मॉल बनता है तो आधा टाटा जी बुक कर लेते हैं, आधा अंबानी जी बुक कर लेते हैं। नया ब्रांड बोले हम जाएंगे इधर। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया के जितने भी बेस्ट फैशन डिजाइनर्स हैं पिछले 4-5 साल में, ये सारे के सारे इन ग्रुप्स ने ऑलरेडी खरीद ली है। ये जो IPOs की भी बाढ़ आ रही है। US में राहुल जी जब IPO आता है तो स्पेस की कंपनी का, मस्क साहब की कंपनी का IPO आने वाला है। हमारे यहाँ पे पोटैटो चिप्स, सेव भुजिया। कई लोग कह रहे नहीं, इलेक्शन ईयर में अगर मोदी जी रिपीट कर गए तो फिर तो बचा ही क्या, फिर तो मार्केट एकदम ऊपर चला जाएगा। इस गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी को मार्केट, मुझे ऐसा लगता है, सेलिब्रेट करेगी। पूरे दिन में अगर मैंने 8 घंटे मोबाइल देखा है तो 2 घंटे आपके मोबाइल में देखा। इतना मेरी बीवी ने भी नहीं देखा होगा यार आज तक। रिसर्च करो तो पूरी करो। Welcome Ashish sir, how are you? Very excited and looking forward for the podcast. Thank you. मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ एंड जितने भी स्टॉक मार्केट में पुराने लोग हैं, काफी समय से आपको जानते हैं, आपको मानते हैं, बट अभी अपने पॉडकास्ट का मेन टारगेट है कि जो यूथ अभी बिजनेस में एंटर, स्टॉक मार्केट में एंटर हुआ है, जिसके पास थोड़ी सेविंग होनी चालू की और पहली बार स्टॉक मार्केट की तरफ देख रहा है, तो मैं जानना चाहूंगा कि अभी आप एग्जैक्टली आपकी जर्नी कैसी रही, क्या रही, और अभी आप करंटली क्या हैंडल कर रहे हैं? तो राहुल, करंटली तो मैं वाइट ओक कैपिटल नाम की संस्था है जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, AIFs और म्यूचुअल फंड्स, बेसिकली शेयर बाजार में लोगों का पैसा लगाना और मैनेज करना, उसका काम करता है। तो वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड जो है उसका मैं CEO हूँ। मैं वाइट ओक कैपिटल से लगभग 3.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले 8 साल मैं मोतीलाल ओसवाल की जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसका मैनेजिंग डायरेक्टर था, और उसके पहले लगभग 12-13 साल तक मैंने ICICI म्यूचुअल फंड में काम किया है। तो आप समझ लीजिए कि 1999 में मैं अपने B स्कूल में जब समर ट्रेनिंग में था, तो तब मैं ICICI म्यूचुअल फंड में काम करना शुरू किया था। तो 1999 से लेके अब तक, जैसा आप बता रहे थे, जितने भी मार्केट के पुराने लोग हैं, तो पुराने से आपका तात्पर्य समझ गया मैं। पुराने मतलब जो स्टॉक मार्केट में काफी समय से इन्वेस्ट करते रहे हैं, CNBC मतलब टीवीज देखते रहते हैं, न्यूज देखते रहते हैं, रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं, या कॉन्फ्रेंस में जाते रहते हैं, तो वो आपके नाम से परिचित है कि भाई ठीक है। लेकिन अभी जो नए लोग आए हैं उनके लिए सब नया नया है कि अच्छा सर पता नहीं, वो जो आज की डेट में क्या यूथ है ना, जो वायरल है उसको तो जानता है, और जो कहना कि मुद्दे के ज्यादा लोग हैं वो ज्यादा वायरल नहीं है, वो अपना काम बैठ के कर रहे हैं। तो आजकल जो स्टॉक मार्केट पे टिप देने वाले लोग हैं उनको यूथ ज्यादा जानता है, अब उनकी नॉलेज है नहीं, और जिनको वास्तव में नॉलेज है वो ज्यादा वायरल नहीं है। तो उद्देश्य ये है कि आप तक पहुंचाएं। मैं आपको ये बोलूंगा कि जो यूथ है आज का, वो हमारे लिए एनिग्मा है। अच्छा, उनके लिए हम लोग एनिग्मा है कि नहीं है, वो रेलेवेंट एक्चुअली है नहीं। जो आज का यूथ है उसमें आई थिंक, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आज का जो यूथ है उस पर बहुत बुलिश हूँ और बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव मेरा व्यू है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप सीधा सीधा गणित देखेंगे ना, तो आज जो लोग 20 से 30 साल के बीच में है ना, वो आने वाले समय में इंडिया का रिचेस्ट जनरेशन बनने वाले हैं। भूतो ना भविष्यति जैसे बोलते हैं ना, डेफिनेटली। तो इतना रिच जनरेशन आपको दिखेगा नहीं, मतलब आप भी शायद उस जनरेशन में है, इससे रिच जनरेशन बनेगा नहीं। एक ही चीज है, लेकिन इसमें सर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि नॉर्मली ये रिच जनरेशन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अभी यही जनरेशन, जैसे नॉर्मली क्या होता है, व्हेन यू अर्न, आपने पैसा कमाया तो 2 ही काम करोगे, या तो कंज्यूम कर लोगे या सेव करके इन्वेस्ट कर दोगे। अब ये वाली जनरेशन कंज्यूम भी तो बहुत ज्यादा कर रही है, कि जैसे अगर ये जनरेशन कमा रही है 50,000 रुपए, तो ये पूरे 50,000 खर्च करती है, 10,000 का लोन भी ले लेती है, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ लाएगी? ये तो अभी कंजम्पशन के लिए बैठी थी यार। तो ऐसा ऐसी राहुल, जैसे समझो कि मैं जब 20-25 साल का था और समझो 21-22 साल की उम्र में जब मैंने कमाना स्टार्ट किया, तो क्या है कि मन तो हमारा भी बहुत करता था कि भाई हम भी खर्चा करें, लेकिन हैसियत नहीं थी। तभी समझो अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो तनख्वाह 3,000 रुपया थी, करेक्ट। तो क्या हमको ध्यान में रखना चाहिए? आजकल सब लोग ऐसा बोलते हैं कि आज की जनरेशन स्पेंड कर रहे हैं, मैं सहमत हूँ उससे, मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि भाई आज की जो यंग जनरेशन है, इनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, देखिए हर चीज़ में 140-145 करोड़ लोगों का बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग समझो कुछ क्वालिफाइड है, कहीं जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, तो समझो कि हम
ऊपर के जो 8-10 करोड़ लोग हैं ज़्यादातर, राइट, जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, शेयर बाजार का काम करते हैं, तो उन लोगों का अगर आप जिक्र करते हैं तो ये जो लोग हैं ना, इनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इनका एजुकेशन लेवल, इनका रिस्क एपेटाइट, जो इंडिया इन्होंने देखा है, जो स्टॉक मार्केट और रेगुलेशन ये लोग देख रहे हैं, वो हमारे ज़माने से बहुत अलग है। तो हम लोग चाहते थे कि हमको खर्चा करना है, लेकिन हमारी क्षमता नहीं थी, हमारा रिस्क एपेटाइट नहीं था। अच्छा, खर्चा करने के उतने डिस्ट्रैक्शन या उतने साधन भी, ऑप्शन नहीं थे, कहाँ खर्चा भी नहीं थे। गाड़ी के 2 ब्रांड है, बाइक के 2 ब्रांड है, कपड़े के 4 ब्रांड है, सब कुछ लिमिटेड। मोबाइल फोन होता नहीं था, एप्पल वॉच होती नहीं थी, तो फिर मतलब बहुत सारी चीजें, ये सिनेमा प्लेक्स नहीं होते थे, मॉल नहीं होते थे, इंस्टाग्राम में नहीं था जो आपको इंस्पायर करे कि खरीदो। बिल्कुल, आधी चीज तो इंस्टाग्राम बोलता है कि खरीदो, तुमने ये नहीं खरीदा, क्यों नहीं खरीदा, ये भी खरीदो। तो क्या होता है कि हर एक जनरेशन अपने आने वाली जनरेशन के बारे में ये सब विचार विमर्श करते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को नहीं भूलना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि आज के जो यंगस्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा सुलझे हुए हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और क्योंकि ये किस तरीके के प्रीवियस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, जैसे समझो कि मेरा जनरेशन है और मेरे बाद समझो ये 25-30 साल के आज के हमारे यंगस्टर्स हैं, तो हमारे जनरेशन की क्या कैपेबिलिटीज़, एजुकेशन लेवल और रिस्क एपेटाइट थी ना, उसके मुकाबले इनकी टोटली अलग है। तो हमको वो अपना फ्रेमवर्क बदलना पड़ेगा और हमेशा आने वाले जनरेशन को सलाम करना चाहिए, क्योंकि अपने से तो ज़्यादा शान है वो लोग। नहीं, वो तो एनी डाउट है, बस वो इशू, जैसे एक बार आरबीआई का डेटा था शायद आज के 30 साल पहले, जो सेविंग परसेंटेज था, लगभग 57% लोग सेविंग में थे, वो बचाने पे पूरा ध्यान था। अब आज की डेट में वो घट के आ गया 17% सेविंग का, और वो भी 17 इसलिए क्योंकि पुराने लोग के हिसाब से वो एवरेज है, नए के हिसाब से तो वो भी नहीं। सेकंड, अभी क्रेडिट कार्ड का जो डेट है वो ऑल टाइम हाई है, 2.5 लाख करोड़ का डेट है, वो 10 में से 6 आईफोन अभी ईएमआई पे चल रहे हैं। तो इस वाले जनरेशन में मैं कह रहा हूं कि ये इन्वेस्टमेंट, इसके पास पैसा बहुत होगा, करेक्ट, बट ये इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये खर्च तो नहीं कर देगा पूरा। तो सी, इन्वेस्ट तो क्या है कि भाई जब मैच्योरिटी आती है, जब जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तब सब अपना अपना कर ही लेते हैं, मोटा मोटी हमने आपने भी कर ही लिया, करेक्ट। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई क्रेडिट कार्ड डेट है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप बस बेफिजूल खर्चा करो, क्योंकि डेट लेना, लोन लेना, ये अपना फ्यूचर को गिरवी रखने वाली बात है, क्योंकि वो आप पेमेंट कहाँ से करोगे, अपने फ्यूचर कमाई में से ही करोगे, तो आप अपने फ्यूचर को गिरवी रखने वाली बात कर रहे हो। तो ये उसका नेगेटिव पार्ट है, लेकिन राहुल सोचो उसका पॉजिटिव पार्ट क्या है। भाई जिसका फ्यूचर होता है या जिसको अपना फ्यूचर दिखता है वो ये सब कर सकता है ना। देखिए जैसे लोन की बात करते हैं, होम लोन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आप सोचो कि होम लोन लेता कौन है और बैंक होम लोन दे किसको सकता है, जिसका फ्यूचर है उसको ना। भाई जिसका फ्यूचर नहीं है उसको तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो अब आप सोचो कि 30 साल पहले कम लोग लोन लेते थे, 30 साल पहले क्रेडिट कार्ड का कल्चर नहीं के बराबर था, बहुत लोग क्रेडिट कार्ड देते भी नहीं थे, लोन देते भी नहीं थे। क्यों नहीं लेना ही बुरा बात मानते थे, भाई क्रेडिट कार्ड वाला घर आ गया तो लोन ले, मतलब आज की रेट में अपन कहते हैं कैजुअली कि अरे मेरे पास वो 40 लाख का लोन चल रहा है ना, ठीक है मेरा भी 50 का चल रहा है। पहले लोन चल रहा है तो समाज में बातें होती थी कि अरे लोन ले रखा इसने भाई साहब। तो आप जो बोल रहे हो वो सोशल बैकग्राउंड है कि सोशली लोन लेना अनएक्सेप्टेबल था, और मैं एरिथमेटिकल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड की भी इसमें बात जोड़ता हूँ कि भाई 30 साल पहले जैसा आपने बताया सोशली इट वाज अनएक्सेप्टेबल कि भाई आप क्रेडिट कार्ड चला रहे हैं, लोन ले रहे हैं, सोशली अनएक्सेप्टेबल, राइट। लेकिन इकोनॉमिकली आप बात करिए कि भाई 30 साल पहले लोन लेने की या लोन सैंक्शन करवाने की हैसियत भी कितने लोगों की थी, क्योंकि लोन उन्हीं को मिलता है जिनका देनदार जो लेंडर है, लोन उसी को मिलता है जिसका किसी को फ्यूचर दिखता है। तो आपको इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी समझना चाहिए कि भाई आज इतने लोन दिए जा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर इंडिया में ज्यादा ऐसे लोग क्वालिफाई हो गए जिनका कोई फ्यूचर है। सही बात। पहले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, देखो भाई आप लोन की बात करो, इंश्योरेंस की बात करो, म्यूचुअल फंड की बात करो, देखो जिसको ना अपना कल का रोटी किधर से आएगा, मैं 5 साल बाद कहाँ रहूँगा, ये सब चीज़ें जिसको दिखती नहीं है ना, वो कभी इंश्योरेंस नहीं लेगा, SIP नहीं करेगा और उसको कोई लोन भी नहीं देगा। तो लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसका सोशल एस्पेक्ट क्या है, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, वो तो सबको एजुकेशन अपना कराना चाहिए। लेकिन मैं एक ओवरऑल एज अ कंट्री पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ कि हम जो चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव चेंज है। ऐसे लोन से एक चीज़ पॉजिटिव भी होती है कि भी कंजम्पशन अभी बढ़ जाता है, जो मैं कंजम्पशन बाद में करता भी कंजम्पशन बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट में जो कोई बाय करेगा तभी तो कहीं सेल हो रही होगी। yes. तो कहीं सेल हो रही है तो वो GDP वैसे ही तो बढ़ रही है, तभी तो स्टॉक मार्केट में जो भी बूम दिख रहा है आपको। जो मैं आपका एक सुन रहा था कि मार्केट आज की रेट में हर 12-15 महीने में नया हाई बना देता है। बिल्कुल। सी आप सोचो इंडेक्स की बात कर रहे हैं, शेयर बाजार की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा सेक्टर तो बैंकिंग है,
बैंकिंग का काम क्या है? लोगों को लीवरेज देना, लोन देना काम है ना। तो पूरे मार्केट का 25 से 30% पैसा लगा बैंकिंग में है, और लोग कॉन्टेक्स्ट और पर्पस सोचे समझे बिना बोलते किसी को लोन नहीं लेना चाहिए, किसी को कार्ड नहीं लेना चाहिए। देखिए, हर चीज़ का एक हेल्दी प्रपोर्शन भी होता है, करेक्ट। और एक मैं आपको, आपने सोशल और इकोनॉमिक बात किया, मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूँ। मैंने पहली बार लोन लिया जब मैं 26 साल का था, मैंने होम लोन लिया था, राइट। जैसे कई लोग बोलते हैं कि करियर, भाई अगर आपने सही कारण के लिए सही समय पे लोन ले लिया ना, तो आप अपने करियर में भी फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, फिर आपको अपना ग्रोथ कराना पड़ता है, सही बात है, राइट। तो जिम्मेदारी आती है उससे। तो मुझे क्या लगता है कि कोई भी चीज़ का ना लाइफ में येस नो, राइट रॉन्ग, ब्लैक वाइट, गुड बैड, ऐसा रूल नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है। सही समय पे सही जगह पे अगर आप कुछ करेंगे तो वो रेलिवेंट है, और वो सेम चीज़ गलत समय पे गलत जगह पे गलत भी हो सकती है। अब सर जैसे आज की रेट में जो 20-25 साल का बंदा है वो कहता है कि अब इन्वेस्ट करना, अब कहाँ करूं? अब दुनिया भर की एसेट क्लास अवेलेबल है कि कोई कहता है इक्विटी में लगा दे, कोई कहता है डेट में लगा दे, कोई कह रहा है हाइब्रिड कर ले, कोई कह रहा है म्यूचुअल फंड ठीक है, कोई म्यूचुअल फंड सही है, कोई कह रहा है गोल्ड ठीक है, कोई कहता है रियल स्टेट में डाल के देख। तो आपके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बेस्ट एसेट क्लास क्या लगता है आपको, जो अगर मैं बात करूं 25 साल का नया बच्चा बाजार में एंट्री ले रहा है, उसके लिए क्या प्रॉपर एसेट क्लास होना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए उसको? ठीक है, ऐसा 2-3 अजम्पशन लेते हैं अपन, क्योंकि जैसा हमने बताया किसी कॉन्टेक्स्ट में उसको अपना पैसा सेविंग बैंक में या लिक्विड फंड में ही रखना चाहिए। लेकिन ऐसा 2-3 अजम्पशन लेते हैं, समझिए कि भाई लंबे अरसे के लिए सेविंग करने की, निवेश करने की शुरुआत, मतलब आगाज़ हो रहा है लंबे अरसे के लिए, और वो ऐसा इस कदर वो ऐसा पैसा है, समझो किसी के पास 100 रुपया है, तो हर एक के पास 25, 50, 75 रुपया ऐसा होगा कि जिसको वो निवेश करके भूल सकता है। तो ऐसा अजम्पशन करते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये पैसे में थोड़ी ऊंच नीच, थोड़ी फ्लक्चुएशन होगी तो टॉलरेट हो जाएगा, रात की नींद नहीं उड़ जाएगी, तब तो इक्विटी बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि देखिए इंडिया में या किसी भी इकोनॉमी में, आर्थिक व्यवस्था में योगदान तो हम सब देते हैं, कंट्रीब्यूट तो हम सब करते हैं, लेकिन अगर पार्टिसिपेट भी करना है ना, तो इक्विटी के अलावा दूसरा कोई एसेट क्लास नहीं है। अगेन सेकंड क्वेश्चन आता है कि इक्विटी में मैं डायरेक्ट ही किसी भाई से टिप लेके या कोई न्यूज चैनल देख के, आजकल तो उस पर भी भरोसा नहीं रहा, वहां भी कुछ हो सकता है, तो न्यूज चैनल देख के, कोई टिप लेके, कोई यूट्यूब चैनल देख के, या खुद की रिसर्च करके लगाऊं, या एक म्यूचुअल फंड को देख के मैं निश्चिंत हो जाऊं, क्या करना चाहिए मुझे? जनरली क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड कंपनी का सीईओ हूँ, आप ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे मैं बोलूँगा कि भाई म्यूचुअल फंड में ही करना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री दुनिया की एक इकलौती अनोखी ऐसी इंडस्ट्री है जो 0.02% पूरे कॉर्पस का हर साल लगा देती है म्यूचुअल फंड सही है, अवेयरनेस, एजुकेशन करने के बारे में। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट करें तो उसमें गलत नहीं है कि मैं बोलूँगा म्यूचुअल फंड करना चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ा व्यू इसमें अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई सबकी अपनी अपनी अलग जर्नी होती है, राइट। देयर आर डिफरेंट वेज टू रीच द सेम गॉड, जैसा हम बोलते हैं, तो सबकी जर्नी अलग अलग है। तो भाई मार्केट में जुड़ना जरूरी है। देखो, आपको जिस कदर समझ में आता है, जिस तरीके से समझ में आता है, जो आपकी जर्नी है, केवल 2-3 चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। कभी भी बोरो करके पैसा शेयर मार्केट में नहीं डालना है। दूसरा चीज़, नेवर बेट द हाउस। कभी इतना पैसा मत लगाओ, इतना जोखिम मत लो कि भाई रात को नींद उड़ जाए या पूरा रास्ते पे आ जाए, मतलब कि आप मैदान से आप बाहर ही हो जाओ, उतना रिस्क नहीं लो। तो अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, समझो आप शेयर्स लेते हैं, तो टिप वगैरह नहीं लीजिए, लेकिन कम से कम जैसे मेरे को कोई बोलता है कि भैया मेरे को शेयर लेना है, आपका म्यूचुअल फंड लेना है, मेरे को शेयर लेना है, कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो मैं उसको पूछता हूँ आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हो, आपका कस्टमर कौन है, आपका वेंडर कौन है, हाँ, तो आपके इंडस्ट्री में आपके कॉम्पिटिटर कौन है। तो अगर आप बोलेंगे कि मेरे को चालू करना है, तो आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो उसी का पॉसिबिलिटी है ना। अगर मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनियां लिस्टेड है, वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग कंपनियां लिस्टेड है, फर्स्ट करो मेरे को पहली बार इन्वेस्ट करना है, तो मुझे जिस क्षेत्र की समझ है वहां से मैं स्टार्ट करूंगा, राइट। सही बात है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई स्टार्ट करना जरूरी है, करेक्ट। म्यूचुअल फंड इसमें रिलेटिवली ये है कि भाई चलो अपने को पता ही नहीं करना क्या है, तो आप बोलो कम से कम एक भाई निफ्टी 500 का इंडेक्स फंड ले लो। पता नहीं क्या करना है तो पूरा बाजार ले लो। इफ यू डोंट नो व्हाट टू बाय, यू बाय द मार्केट, करेक्ट। तो ऐसे कई तरीके हैं स्टार्ट करने का। म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड फंड में एसआईपी कर लो, इंडेक्स फंड में एसआईपी कर लो। जिस क्षेत्र में आप काम करते हो, अपना कोई कस्टमर, कॉम्पिटिटर, वेंडर जिसके बारे में आपको समझ है कि भाई यहाँ तो ग्रो हो रहा है, राइट। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, राइट, उसका रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका ही बिजनेस फॉलो कर लो यार। सही बात है। नहीं तो आपको पता है कि यार मैं एक्स कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो कंपटीशन है वो भी लगभग सेम कर रहा है, सेम ग्रो कर रहे हैं, तो मेरी रेगुलेटरी है तो मैं इधर में कर लेता हूँ। एग्जैक्टली। तो जो समझ में आता है वहां से स्टार्ट करना जरूरी है। टिप टिप से नहीं होएगा यार। हाँ, टिप से मतलब दूसरे की रिसर्च पे भरोसा नहीं करना, कुल मिला के खुद की रिसर्च पे भरोसा करो। खुद का, जैसा अभी आपने जो भी बताया वो सब है कि खुद की रिसर्च,
खुद की नॉलेज क्या कहती है, खुद की कॉमन सेंस क्या कहती है, और खुद का कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन है तो खुद ले लो। हाँ। और आपको लग रहा है कि यार मैं तो कंफ्यूज हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कन्विक्शन नहीं आ रहा, देन गो टू द एक्सपर्ट, जिसके लिए म्यूचुअल फंड। और अभी जो लोग 24-25 सही है। साल के यार वो गलती वलती करेंगे तो बाउंस बैक कर लेंगे यार, मतलब उनका तो बहुत हाई पोटेंशियल फ्यूचर है। जैसे म्यूचुअल फंड और पीएमएस और एआईएफ, जी। इन तीनों में एक बार आप वन लाइनर एकदम लेमैन के लिए डिफरेंस समझा दीजिए ताकि देखिए उनको म्यूचुअल लग फंड जाए। जो है ना, सेबी हमारा जो रेगुलेटर है, बाय द वे मैं बोलूंगा वर्ल्ड का बेस्ट और मोस्ट फॉरवर्ड लुकिंग रेगुलेटर है। और ये जेन्युइनली मैं बोलता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे लोएस्ट कॉस्ट, हाईएस्ट ट्रांसपेरेंसी, सबसे ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस के भाई क्या आप कर सकते क्या नहीं कर सकते, वेल डिफाइंड स्टैंडर्डाइजेशन, सबको समझ में आए। सो म्यूचुअल फंड आई थिंक हमारे कंट्री के लिए ही नहीं बट वर्ल्ड ओवर में हमारा जो रेगुलेशन है मैं बोलूँगा सर्वश्रेष्ठ है। ये मैंने आपको क्यों बैकग्राउंड है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो एक सबके लिए है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, राइट, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे रेगुलेटर बोलते हैं कि भाई 50 लाख मिनिमम होना चाहिए। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो है, या जैसे आपने एआईएफ बताया उसमें 1 करोड़ मिनिमम होता है, वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े जो फंड मैनेजर है, फंड मैनेजमेंट कंपनी है, इसके हाथ थोड़े खुले होते हैं, राइट। मतलब कि भाई म्यूचुअल फंड में अगर किसी ने बोला कि सर ये मिड कैप फंड है, तो डिफाइंड है भाई मिड कैप का क्या मतलब है। मार्केट कैप में 101 से 250 नंबर के बीच में का जो रैंकिंग आता है मार्केट कैप का, वो मिड कैप है। अगर आप अपने आप को मिड कैप फंड बोलते हैं तो फलाना फलाना नाम, फ्यूचर स्टार फंड, ऐसा सब मिड कैप फंड का नाम मिड कैप फंड होएगा। मिड कैप फंड का 65% पैसा मिड कैप स्टॉक्स में ही होएगा। ये सब वेल डिफाइंड है। इसका चार्ज कितना होगा, एंट्री एग्जिट, आप एंट्री लोड नहीं ले सकते, किसी को लॉक इन नहीं कर सकते, ये सब स्टैंडर्ड है। मिनिमम 100 रुपया होगा, अब तो किसी एक म्यूचुअल फंड ने मिनिमम 10 रुपया कर दिया, ये सब। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसा है कि भाई इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं जब म्यूचुअल फंड के इसमें अगर इतने रूल्स डिफाइंड हैं और सब लोग उसी रूल से खेल रहे हैं, तो रिटर्न भी 19-20 का ही फर्क होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होता है। राहुल जी, रिटर्न तो डिफरेंस आएगा बिकॉज आपने अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया, कौन से स्टॉक लिए, कितना प्रपोर्शन, किस सेक्टर में ज्यादा किया, उससे काफी डिफरेंस। बिकॉज क्या है कि शेयर्स जो हैं उनका आपस में ही मूवमेंट का डिफरेंस, मतलब अलग अलग सेक्टर तो छोड़ो, एक सेक्टर के अंदर ही काफी बार मूवमेंट में इतना डिफरेंस है, राइट। बट अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करते हैं तो इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, राइट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एक तरीके से बायलैटरल एग्रीमेंट है, राहुल जी का और हमारा समझो अग्रीमेंट है, हम करते हैं वैसे, समझो अग्रीमेंट है अपना, तो हमने उसमें लिख लिया कि भाई चार्ज क्या होगा, उसके कुछ कायदे कानून है कि भाई इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, आप किसी को लॉक इन नहीं कर सकते, आप अगर चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं, मिनिमम डेफिनेशंस है, बाकी सब ओपन है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ़ी कितना चार्ज कर सकते हैं, वो फ़ी फिक्स्ड रहेगा या परफॉर्मेंस लिंक्ड रहेगा, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर आपको लाइव देना है, ऐसा बहुत सारा। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में क्या है, रिस्क ज़्यादा है बिकॉज फंड मैनेजर के हाथ में ज़्यादा लैटिट्यूड या लीवे है, और आइडियली रिटर्न पोटेंशियल भी ज़्यादा होना चाहिए। समझो म्यूचुअल फंड में बोलते हैं कि भाई 10% से ज़्यादा किसी स्टॉक में नहीं लगा सकते, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में ऐसा रूल ही नहीं है, करेक्ट। ऐसा बहुत सारा डिफरेंसेस है। तो अभी एक जो परसेप्शन है, भारत का टाइम है ना, भारत का टाइम आएगा, एक है भारत का टाइम आ चुका है, एक कई लोग जो कहते हैं ना, एंटी लोग कहते हैं कि नहीं ये तो जुमला है, भारत का टाइम कहाँ है। तो ये आ चुका है, आने वाला है, या जुमला है? क्या आपकी कैलकुलेशन, जो मार्केट की रिसर्च, आप क्या कहती है, कहाँ है पीपल? तो जितने लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं ना, जितने लोग एरिथमेटिकली सोचते हैं, राहुल जी आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में एक कंपनी की अगर कोई वैल्यू है, तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की टोटल वैल्यू की हम बात करते हैं, तो आज का जो कंपनी का 31 मार्च का जो अर्निंग पर शेयर है, केवल वही तो नहीं है ना मार्केट कैपिटलाइजेशन में, कंपनी के आने वाले 5-10 साल की अर्निंग्स, उसकी पोटेंशियल, ये सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप शेयर बाजार में हैं तब तो भारत का टाइम आ चुका है। क्यों? क्योंकि आर्थिक व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो आने वाले 5 से 10 साल भारत का टाइम आने वाला है। तो आर्थिक व्यवस्था के तौर पे देखें तो हमारा टाइम अभी शुरू हुआ है, और शेयर बाजार के तौर पे देखें तो शेयर बाजार ने काफ़ी सारी चीज़ें आगे की कर लिए, डिस्काउंट करना या फैक्टर इन करना शुरू कर दिया है। तो आर्थिक व्यवस्था में तो आने वाले 10-15 साल में इंडिया में रहना बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और शेयर बाजार में मैं कहूँगा कम से कम आने वाले 5 साल तो शेयर बाजार में तो आपको अभी तक आ जाना चाहिए था, अगर नहीं स्टार्ट हो गए। हाँ,
और नहीं आए हो तो तुरंत आ जाओ, क्योंकि अब जो होना है यही होना है। यही होना है, बिल्कुल। वो एक आपका मुझे स्टेटमेंट याद है, मैंने अब आपकी बहुत रिसर्च की आप पे वेरी तो आपने कहा वर्ल्ड ग्रोज वन कंट्री वन रीजन एट ए टाइम, यस। तो वो चीज़ है कि तो मुझे लगता है ये कंट्री ये रीजन अभी जो अगले आने वाले 10 साल है वो इंडिया के हैं, तो इंडिया में दिखेगी सारी ग्रोथ। मेरा तो ऐसा मानना है कि लोग ऐसा बहुत बहस करते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हमारा ये होगा, रिफॉर्म होगा नहीं होगा। मेरा तो ऐसा मानना है कि भाई एक तो हमारी गवर्नमेंट काफ़ी प्रोग्रेसिव है, लेकिन उसके अलावा मैं बोलूँगा कि भाई अगर हम नहीं भी करेंगे तो बाहर वाले मार मार के करवाएंगे हमसे, क्योंकि हर जो देखिए आप एक चीज़ समझिए, द वर्ल्ड इज़ रन बाय जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये है कि भाई सबको अपना कारोबार चलाना है, सबको नफ़ा कमाना है, और सब लोग अपना आर्थिक उन्नति के लिए सब काम किया जाता है। और दुनिया का जितना भी कारोबार है वो बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे इंडियन कंपनी हो बाहर की कंपनी हो, हर क्षेत्र में बड़ा बड़ा जो कारोबार है वो लिस्टेड जो कंपनियां हैं वो करती हैं। और कंपनियों के ओनर और मैनेजमेंट को अपना प्रॉफिट में ग्रोथ चाहिए। और ग्रोथ अगर आप कंट्री लेवल पे देखेंगे भाई कौन से कंट्री में ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ हमेशा पॉपुलेशन और पॉपुलेशन की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसी का फंक्शन होगा ना। कितने लोग हैं, कितना उत्पादन करते हैं, फिर उसमें ये होएगा कि भाई एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है वो फैक्टर इन करना है, बट अल्टीमेटली कितने लोग कितना उत्पादन करते हैं यही होगा ना, करेक्ट। तो हम लोग का जो पॉपुलेशन है, राइट, क्यों पूरे दुनिया को हमारे से काम करवाना है और यहाँ पे काम करना है, क्योंकि आने वाले 10-15 साल में हमारा जो पॉपुलेशन है ना, आप सोचिए कि पिछले 15 साल में ज़्यादातर लोग इंडिया में बच्चे थे, करेक्ट। अब क्या होता है कि बच्चे और बुजुर्ग इनका आर्थिक व्यवस्था में योगदान थोड़ा कमी होता है, क्योंकि बुजुर्ग समझो काफ़ी सारे बिजनेसमैन वगैरह है वो तो करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे रिटायर हो जाते हैं। तो रिटायर होने के बाद लोग कंज्यूम भी कम किया करते हैं। अच्छा, उनका कंजम्पशन उनके बेटे बेटी डिसाइड करते हैं या फैमिली वाले डिसाइड करते हैं, प्लस हेल्थ एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, इनकम पेंशन बहुत चीज़ें आती हैं। तो आर्थिक व्यवस्था में उनका कंजम्पशन और आर्थिक व्यवस्था में उनका प्रोडक्शन ये कम होने लगता है। अच्छा, बच्चे जो हैं वो आर्थिक व्यवस्था के तौर पे देखें तो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं और कंज्यूम भी बहुत कम करते हैं, और उनका कंजम्पशन भी उनके पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था का अगर आप प्रोडक्टिविटी का बात करें तो इम्पोर्टेंट कौन है? हमारे आपके उम्र के लोग हैं, या जो 20-25 साल से लेकर 60-65 साल तक है, 25 से 60 की जनरेशन। हाँ, क्योंकि अपने पेरेंट्स का और बच्चों का कंजम्पशन वो डिटरमाइन करते हैं, और प्रोडक्शन आप समझिए मोटा मोटी पूरा का पूरा प्रोडक्टिविटी इन्हीं का वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो आने वाले समय में इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में होएगा, और ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड का 30% वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में होने वाला है, करेक्ट। तो और ये वर्किंग एज पॉपुलेशन ही कंज्यूम करता है, और ये तो सब दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट और दुनिया का सबसे बड़ा लेबर मार्केट तो भाई यहीं पे है, हम ही लोग हैं, राइट। तो ये जितने भी मल्टीनेशनल्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्या इनको क्या सडनली हमारे से प्यार थोड़ी हो गया है? इनको अब समझ में आया कि भाई थोड़े समय पहले चाइना था, ये अब इंडिया है, अब इंडिया के बाद वाला अफ्रीका है, लेकिन अफ्रीका हमारे से कंपेरेबल नहीं है ना, क्योंकि 50 कंट्री है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, हेल्थ कंडीशन, टाइम है तो आगे है। लोग अफ्रीका के बारे में कैसे कहते हैं कि बाकी सब कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। अफ्रीका के बारे में तो ये कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी होगा, हाँ, होगा कि नहीं होगा, करेक्ट। मूल आएगा कि नहीं आएगा, कमाई तो छोड़ दो। तो इसलिए मैंने बोला कि हम जो हैं फिलहाल ऐसा नजर आता है कि इंडिया जो है ये लास्ट फ्रंटियर ऑफ ग्रोथ है, और दुनिया के जैसा मैंने बोला इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इनको अपना देखिए। और एक चीज़ आप समझिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब हम बार बार मार्केट कैप की बात करते हैं। अब राहुल जी आप देखिए, मार्केट कैप बढ़ने के लिए ईपीएस या प्रॉफिट बढ़ना चाहिए ना। अगर सेम रहेगा, समझो कंपनी का ईपीएस साल दर साल 20 रुपया है और मार्केट का पी मल्टीपल भी 20 है, तो उसका मार्केट कैप 20/20 40 400 ही रहेगा। वो कैसे बढ़ेगा कैसे? लेकिन जिस साल कंपनी का ईपीएस 20 से 25 होएगा तो 25 × 20 उसका मार्केट कैप 500 होएगा। तो बोलने वाली बात क्या है कि ग्रोथ तो तभी आए, जब ग्रोथ आएगा तब रिटर्न बनेगा ना, तब रिटर्न बनेगा। बिना ग्रोथ के तो मार्केट कैप बढ़ेगा नहीं। तो भाई दुनिया भर में ग्रोथ कहाँ से आएगा, यही तो पूरा बहस चल रहा है ना। तो ऐसा जितने भी यूएस यूके के सारे ब्रांड्स थे वो सब इंडिया आने लग गए, मतलब मुंबई में भर गए। मतलब अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, अभी मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ कि जो इंडिया मुंबई का जो प्राइम रियल एस्टेट मार्केट है जी, उसमें 25% में तो टाटा और अंबानी के ग्रुप सी हैं, इनके जो ब्रांड्स है ये लेके बैठे। मतलब रियल एस्टेट ही अवेलेबल नहीं है। एक नया मॉल बनता है तो आधा टाटा जी बुक कर लेते हैं, आधा अंबानी जी बुक कर लेते हैं, नया ब्रांड बोले हम जाएंगे इधर। सेम चीज आप देखो राहुल जी, पिछले जैसे आप टाटाज और रिलायंस ग्रुप और बिरलास की बात कर रहे हैं, आप एक चीज आपने नोटिस किया होगा
कि इंडिया के जितने भी बेस्ट फैशन डिजाइनर्स हैं पिछले 4-5 साल में, ये सारे के सारे इन ग्रुप्स ने ऑलरेडी खरीद लिए हैं, या तो स्टेक ले लिया या तो खरीद ऋतु लिया। कुमार रिलायंस में चले गए, मनीष मल्होत्रा रिलायंस, तरुण तैलानी इधर Yes. आदित्य बिरला में, मिस्टर सब्यसाची इनका बिरला ग्रुप का है। अनीता डोंगरे भी शायद इधर के, इनका ऋतु कुमार, ये सब इधर ही हो गए। Yes. इसकी बात है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली, ये तो बड़े दिग्गज फैशन डिजाइनर है, अब इनको ये लोग बता रहे कि भाई आप एफ्लुएंट मिड मार्केट, ज्यादा लोग आपको ले सके या आप तक पहुंच पाए, उसको कमर्शलाइज कर रहे हैं, राइट। तो ये सब बताता है कि आपको कहाँ से ग्रोथ आने वाली है। आने वाले समय में एप्पल का सेल इंडिया में यूनिलीवर को पार करने वाला है। हाँ, चल रही है, स्पेकुलेशन पूरा चल रहा है। तो सर एक चीज है, शायद ये जो आईपीओस की भी बाढ़ आ रही है, जैसे अभी पिछले बार एसएमई आईपीओ 180 समथिंग एसएमई आईपीओ आए थे। जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा डीमेट अकाउंट जब खुले थे, जी, तो वो तब खुले थे जब वो रिलायंस पावर का शेयर आ रहा था, yes. उसके चक्कर में लोगों ने डीमेट अकाउंट खुलवाया। अभी जैसे टाटा एलआईसी के चक्कर में बहुत डीमेट LIC, अकाउंट खुले। yes. तो ये आईपीओ के चक्कर में बहुत सारे लोग बाजार में नए एंटर आते हैं और अब आईपीओ खूब आ रहे हैं। तो एक तो कारण क्या है इनका, और क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या ध्यान में रख के करें? देखिए, मेरा हमेशा यही मानना है कि ऐसा कोई रूल नहीं होता है, और हमारे यहाँ आईपीओ आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने पढ़ा इस साल कभी ना कभी $150 बिलियन का स्पेसएक्स का आईपीओ आएगा यूएस में। तो यूएस में राहुल जी जब आईपीओ आता है तो स्पेस की कंपनी का, मस्क साहब की कंपनी का आईपीओ आने वाला है। हमारे यहाँ पे पोटैटो चिप्स, सेव भुजिया, ये सब का आईपीओ आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो आप सोचिए कि पेनिट्रेशन लेवल क्या है हमारा, कमर्शियलाइजेशन कितना हुआ और पेनिट्रेशन कितना हुआ। और आपने जैसे बताया, इतने ब्रांड अगर बनने वाले हैं तो ये कैपिटल के बिना थोड़ी बन जाएंगे, करेक्ट। तो पिछले 5 साल में आप ध्यान से देखिए, पिछले 5 साल में कौन से आईपीओज आए इंडिया में? फुटवेयर, एपेरल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, खाने के पदार्थ, रेस्टोरेंट वाले। मेरे को अभी आप बोलते जा रहे हो, मेरा दिमाग क्लिक करता जा रहा है। मान्यवर, नायका, Yes. बालाजी, अपना प्रताप स्नैक्स, बीकाजी, बीकाजी। प्रताप स्नैक्स। फिर सेकंड आप देखो, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, करेक्ट। फिर एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग कंपनी, फिर उसके सर्विस प्रोवाइडर जैसे आरटीए, डिपॉजिटरी, स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सारे लोग क्या पिछले 5 साल में थोड़ी पैदा हुए हैं? ये तो 20, 25, 30 दिग्गज कंपनियां हैं। दिग्गज कंपनी 10 साल से 30 साल, 40 साल की विंटेज होगी इनकी। तो अभी क्यों पिछले 5 साल में ही क्यों लिस्ट हुआ? क्या मार्केट के तेजी को देख के थोड़ी लिस्ट होते हैं? जब आर्थिक व्यवस्था में प्रगति होती है, जब कंपनियों की मटीरियलिटी आती है, जैसे आप काफ़ी बिजनेसेस को एडवाइस करते हैं, आप जानते हैं कि भाई किसी का 20-50 करोड़ का प्रॉफिट है, 200-500 करोड़ का टर्नओवर है, तो कैसे लिस्ट करेगा? जब बंदे का 200-500 करोड़ का प्रॉफिट होएगा और उतना कमेंसुरेट 2-3 हज़ार करोड़ का टर्नओवर होएगा, तब जाकर के तो कुछ मटीरियलिटी है, तब जाकर के तो लिस्टिंग होगा, राइट। एसएमई में भी लिस्ट करने के लिए भाई कुछ तो चाहिए ना, 10-20 करोड़ प्रॉफिट कुछ तो चाहिए, करेक्ट। तो जब एक आर्थिक व्यवस्था है, जब एक इकोनॉमी ग्रो करती है, जब वहाँ पे लोगों की कंज्यूम करने की हैसियत बढ़ती है, तब काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिसका बिजनेस एक मटीरियल स्केल पे आता है। तो आईपीओस का ऐसा है कि अभी तो आप यूज टू हो जाइए, आपने देखे नहीं, तो शुरुआत है, इतने आईपीओ आएंगे क्योंकि भाई ये सब कंपनियां अभी मटेरियल स्केल में आने वाली हैं। जैसे रियल एस्टेट में जैसे एक स्टेटमेंट है, मैं भी कभी, कई लोगों ने मुझे भी कहा, मैं भी ऐसे कहता हूँ कि अगर आज की डेट में सपोज तुम 30 इयर्स की एज में कह रहे हो कि मैं एक 50 लाख रुपए का अभी मैं मकान ले लेता हूँ, तो तुम 50 लाख रुपए का फ्लैट अभी मत लो साहब, तुम तो 50 लाख को इन्वेस्ट करने की जगह रेंट पे रह लो। उस पैसे को अगर तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो तुम 40 की उम्र में ले लेना, 10 साल डिले हुआ, लेकिन जहां तुम 30 साल की उम्र में ले रहे थे 2 BHK 3 BHK, अब तुम 10 साल बाद शायद कोठी ले पाओ, शायद इंडिपेंडेंट बंगलो ले पाओ, और वेल्थ भी तुम्हारी अच्छी क्रिएट होती है। ये जो एक नैरेटिव है, ये कितना सही और कितना न्यूएंस क्या है इसमें? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में एरिथमेटिकली एस्ट्यूट है, एरिथमेटिकली बढ़िया है, लेकिन इमोशनली और लॉजिकली और इमोशनली और डिसिप्लिन के नज़रिए से देखें तो मेरे को नहीं लगता है कर पाते हैं लोग, राइट। बट एनीवे, आई विल टेल यू समथिंग, 2-3 थिंग्स आर देयर। पहली चीज़ जो आपने बोला, रियल एस्टेट फंडामेंटली, तो ये यंग एज में लेना चाहिए, लीवरेज करना नहीं चाहिए, इसको साइड पे रखते हैं। अब रियल एस्टेट के फंडामेंटल्स पे आते हैं। काफ़ी लोगों का पर्सपेक्टिव है ना, 2010 से 2020 में रियल एस्टेट में कुछ नहीं हुआ, इसको लेकर के कलर्ड है, वो गलत है। क्योंकि तभी क्या है कि बैंकों के NPA हो गए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आ गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, GST आ गया, फिर कोविड में पूरा कांड हो गया। तो रियल एस्टेट में 10-15 साल खराब गए, उसके तो बहुत रीज़न है। बट फंडामेंटली अगर आप इंडिया के आर्थिक व्यवस्था पे बुलिश हैं,
फंडामेंटली अगर आप इंडिया के बिजनेस और इक्विटी मार्केट पे बुलिश है तो आप रियल एस्टेट पे बेरिश नहीं हो सकते, क्योंकि रियल एस्टेट क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब बिजनेस बढ़ेंगे तो ऑफिस भी लेंगे, रियल एस्टेट भी लेंगे, लोगों के जेब में पैसा आएगा तो घर भी खरीदेंगे। और मैं इक्विटीज इन माई ब्लड, लेकिन इक्विटी भी आर्थिक व्यवस्था पे चलता है ना। मैं तो 1999 से स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ, पहले दिन से इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। और अभी भी 50-50 है। लेकिन मेरे लिए रियल एस्टेट कोई डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे लिए रियल एस्टेट इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड ए बेट ऑन इकोनॉमी इनफैक्ट। और मैं तो लीवरेज्ड बेट ऑन इकोनॉमी बोल रहा हूँ, करेक्ट। और लास्ट चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि मैं जब रियल एस्टेट की बात करता हूँ तो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर नया एयरपोर्ट शायद बनेगा, फिर वहाँ पे शायद हाईवे बनेगा, तो वहाँ पे मैं ऐसा सब इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ कभी। जैसे हम लोग इक्विटी का एनालिसिस करते हैं वैसे ही वो जो एग्जांपल है ना कि 200 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट बनेगा, वो स्पेक्यूलेशन है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि आपको क्या पता है यार गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी, सही बात, राइट, वो स्पेक्यूलेशन है। और गवर्नमेंट ने भी डिसाइड कर भी लिया, वो एग्जीक्यूशन में जाने गवर्नमेंट ने आज अप्रूव किया यहाँ एयरपोर्ट बनाएंगे। अब वो गवर्नमेंट जो कह के गई थी वो गवर्नमेंट ही गई। अब नई गवर्नमेंट ने काम तो वहाँ नहीं बनाएंगे, या गवर्नमेंट है लेकिन गवर्नमेंट कह रही है बाद में बनाएंगे, अभी प्रायोरिटी नहीं है। तो हम तो जब बोलते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो वो इकोनॉमी पे बेट होना चाहिए, उसमें प्रॉपर साइंटिफिक उसका कैलकुलेशन और एरिथमेटिक के साथ और फंडामेंटल एनालिसिस जैसे शेयर बाजार काम करता है वैसे करना चाहिए। जैसे वाइट ओक कैपिटल में आप वर्किंग कर रहे हैं, और एक जैसे अपन ने शुरुआत में बात की थी कि मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे को इन्वेस्ट करना है 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, तो मैं मेरे लेवल पे रिसर्च करता हूँ। एक आम आदमी जो रिसर्च करता, आपने बता भी दिया कि अपनी इंडस्ट्री को देखो, वेंडर देखो, कस्टमर देखो, कंपटीशन देखो, 2 किताब पढ़ लो, कर लेते हैं। अब वाइट ओक तो मुझे लगाने लाख, 2 लाख, वाइट ओक को लगाने हैं 10-20 हजार करोड़, मतलब टोटल पोर्टफोलियो शायद अभी मेरा जो आपकी वेबसाइट पे है शायद 68,000 करोड़ के आसपास का है। $8 बिलियन, 8 बिलियन डॉलर, 68,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है। अब इतना बड़ा फंड जब इन्वेस्ट करते हैं तो मैं समझाना चाह रहा हूँ ऑडियंस के लिए कि भाई छोटा आदमी कैसे सोचता है। अब जब बड़ा आदमी इतना बड़ा फंड लगा रहा है तो आपकी क्या मेंटेलिटी, क्या रिसर्च चीजें रहती है, आप क्या मतलब क्या चेक करते हैं जो आपके अलग अलग फंड्स हैं, उनकी इन्वेस्टिंग फिलोसॉफीज क्या है, हाउ डू यू गो अबाउट इट? तो 3-4 चीजें देखते हैं। देखिए राहुल जी, एक डिफरेंस तो ये रहेगा कि एनालिसिस कैसे करते हैं, लेकिन एक बहुत भारी डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस जो लोगों के ध्यान में नहीं आता है, वो ये होता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का। देखिए डीमैट स्टेटमेंट जो होता है ना, डीमैट स्टेटमेंट, उसके 2-3 डिसएडवांटेजेस है। डीमैट स्टेटमेंट में पोर्टफोलियो IRR नहीं आता है, और पोर्टफोलियो IRR बेंचमार्क के साथ या पोर्टफोलियो का CAGR और सामने बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो नहीं आता है डीमैट स्टेटमेंट में। पोर्टफोलियो लेवल कैलकुलेशन नहीं आता है, राइट। लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोगों का तो परफॉर्मेंस सेबी का कानून है, हमारा परफॉर्मेंस तो बेंचमार्क के साथ ही या इंडेक्स के साथ ही रिपोर्ट होना है। तो क्या है कि जब लोग आपस में बात करते हैं, जब रिटेल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल्स आपस में बात करते हैं तो कहानियों के तौर पे बात करते हैं। मैंने ये शेयर लिया, उसका ये हो गया। अब भाई जिसमें डूबा होगा उसमें आपने लाख रुपए लगाया होगा, जो चल गया उसमें 1,000 रुपए लगाया होगा, तो पोर्टफोलियो रिटर्न कितना हुआ वो कोई बात नहीं करता है, करेक्ट। सो ह्यूमन मेंटेलिटी है, अपनी विंस शेयर कर दे। जैसे पीपल से कि अरे यार मैं लगाया, अरे 100 रुपए का शेयर था, मैंने लिया 2 महीने में 200। कितने लिए थे आपने? 10 शेयर लिए थे मैंने। तो 1,000 रुपए ही तो कमाए तुमने। और वो तुम उसके बारे में कुछ कह रहे थे, तुमने कहीं लगाया था, बोले हाँ यार वहाँ 2 लाख लगाए थे। कुछ नहीं यार, वो तो 25% ही डाउन हो जाएगा, रुके अभी 25% ही डाउन है। मेरे को वहां 50,000 चले गए, उसका जिक्र ही नहीं हो रहा है, या 1,000 रुपए कमा लिए, और आदमी उसी चक्कर में और ज्यादा फंस जाता है। तो कहानी, और केवल मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जैसे हमारे इंडस्ट्री में भी कई बार ऐसी बातें होती है, जब लोग 10,000 का विप्रो लेते तो 500 करोड़ हो जाता, इन्फोसिस को IPO में लेते तो क्या हो जाता। तो क्या है कि इन्वेस्टिंग को ना एक तरीके से फोकलोर बना रखा है, स्टोरियां, कहानी, फोकलोर बना है। दूसरा, इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, आर्ट, उस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जब हमको मैनेज करना है, पोर्टफोलियो बनाना है इंडेक्स को बीट करने के लिए, तो वो आर्ट नहीं है ना, केवल साइंस भी है। इसलिए लिखते हैं वाइट ओक कैपिटल में आर्ट एंड साइंस ऑफ इन्वेस्टिंग। तो बोलने का मतलब ये है कि भाई इसमें पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्टॉक पिकिंग। अब आते हैं स्टॉक पिकिंग पे। स्टॉक पिकिंग में देखिए क्या होता है कि हम बोलते हैं कि कंपनी का जो वैल्यू है वो उसके फ्यूचर का करंट डिस्काउंट करके निकालते हैं। लेकिन कहीं भी आप किताबें देखें उसमें लिखा है वैल्यू ऑफ अ बिजनेस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज, नॉट फ्यूचर EPS, फ्यूचर पैट, फ्यूचर रेवेन्यू, नॉट ऑर्डर बुक। आजकल तो आप देखना ऑर्डर बुक पे ही हो जाता है, वो एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा तो। लेकिन हमको तो भाई लंबे अरसे के लिए इवैल्यूएट करना, हमको ऑर्डर बुक नहीं ना, कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो देखना पड़ेगा।
अच्छा, फ्री कैश फ्लो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या अपॉर्चुनिटी, मतलब भाई किसी का कैपिटल लगा है ना उसमें, तो बैंक में डालेंगे तो 7-8% वैसे ही मिल जाएगा। तो ये बिजनेस जो है जो फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगा, वो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बीट करेगा कि नहीं करेगा, राइट? तो हम इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो हम हर कंपनी का फ्यूचर मॉडलिंग करते हैं, उसका इकोनॉमिक प्रॉफिट हमारा क्या अनुमान है वो निकालते हैं। तो पूरा कंपनी का आप समझिए मोटा मोटी फाइनेंशियल्स जो रिपोर्ट होता है ना, आजकल कॉलेजों में कोर्स चल रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि ऐसा मान लिया गया कि भाई ये अभी जो अकाउंटिंग रिपोर्ट हो रही है वो तो टैक्स का अथॉरिटीज़ के लिए है, तो हम लोग को पूरी अकाउंटिंग रीस्टेट करनी पड़ती है फॉर इन्वेस्टर्स इन इकोनॉमिक प्रॉफिट या फ्री कैश फ्लो टर्म्स, तो वो पूरा काम होता है। तो केवल इंडिया कवर करने के लिए 30 से ज़्यादा एनालिस्ट है जो 700 कंपनियों का कवरेज खुद करते हैं, राइट? तो ये बहुत बड़ा इसमें एक फ्रेमवर्क लगता है। दूसरी चीज़, तो ये हमारा खुद का वैल्यूएशन मॉडल्स, हमारा खुद का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन हम बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। तीसरा चीज़ गुड गवर्नेंस, मतलब कि देखिए लोग आमतौर पे फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन जिस कंपनी का गवर्नेंस अच्छा नहीं है उसका फ्यूचर डिस्काउंटिंग कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि देखिए आज सब बढ़िया चल रहा है तो गवर्नेंस अच्छी है, रिपोर्टिंग भी अच्छी है, 3 साल बाद बाजार खराब हो जाएगा, आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाएगी, कंपनी का मुनाफा घट जाएगा, तो उस तरह की गवर्नेंस रहेगी नहीं रहेगी, उस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, राइट? सो गुड गवर्नेंस, फ्री कैश फ्लो। तो सर अगले आने वाले 5-10 साल में कौन सा सेक्टर को देख के चलना चाहिए? जैसे अभी आजकल बात चल रही है कि डिफेंस में बहुत कुछ हो रहा है, एआई में बहुत कुछ हो रहा है, तो अभी इंडिया लेवल पे अगर देखें तो अगले, मैं सेक्टर वाइज अगर बात करूं, कोई कहता नहीं पीएसयू अब भागेंगे, अभी मोदी जी ने गारंटी दी है संसद में कि लगा दो पीएसयू पैसा, तो कोई कह रहा है पीएसयू भागेंगे, कोई कह रहा है कि नहीं अभी तो कंजम्पशन बढ़ा है तो अब तो कंजम्पशन वाली चीजें भागनी चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं भाई साहब अभी तो एआई भागेगा, डिफेंस भागेगा। तो किस सेक्टर को लेके अभी अपन बुलिश हैं या किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या लगता है कि फ्यूचर में ये ज्यादा बेटर रिटर्न दे पाएगा? ये जैसे पता है आपको, एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। ऐसा मैंने मेरा खुद का निजी प्रॉवर्ब निकाला है कि जनरलाइजेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेशन। ओके। मैं क्यों बोलता हूँ ये? क्योंकि जब कोई चीज का स्टोरी बन जाता है, थीम बन जाता है ना, तो डरना चाहिए उससे, क्योंकि जब कहानी बना देते हैं ना लोग, यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मार्केट में ऐसा थोड़े समय के लिए साइकोलॉजी होता है कि अरे ये नाम का कुछ भी ले लो यार, दैट इज द टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, करेक्ट? सो एक्चुअली जो आपने बोला ना आने वाले समय में कौन से सेक्टर्स चलेंगे, राइट? तो इस सेक्टर में प्राइवेट हो चाहे पीएसयू हो, आपको देख सकते हैं आप। देखिए आने वाले समय पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन, जितना हमारा इंडस्ट्री है फाइनेंशियल सर्विसेज, नॉट जस्ट बैंक्स के अलावा जो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग कंपनीज, ये तो डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन, फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स के बाहर। फिर आप देखिए जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, करेक्ट? तो ये मैंने आपको पहले ही बोला कि भाई हमारी गवर्नमेंट तो बढ़िया काम कर रही है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। देखिए जैसे हमारे पास पॉपुलेशन तो है, लेकिन वो इक्वेशन का बात किया ना, ग्रोथ, पॉपुलेशन, प्रोडक्टिविटी, बढ़िया काम ये गवर्नमेंट ये कर रही है कि पॉपुलेशन तो है हमारे पास, लेकिन जितने काम कर रहे हैं सारे के सारे प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए कर रहे हैं। ये जीएसटी लागू करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, पैरेलल इकोनॉमी पे वार करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बैंकिंग सिस्टम को क्लीन करने से, पेमेंट सिस्टम्स और मनी मूवमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, तो सुपर्ब एवरीथिंग इज हैपनिंग टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, वो बढ़िया हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि एक तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा कंज्यूमर फोर्स, सबसे बड़ा लेबर फोर्स, और अब हम प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर तो ये बनेगा। एक चीज सर, मुझे जैसे आइडल, अपने अभी पोर्टफोलियो की बात की, आइडल पोर्टफोलियो 3 लेवल पे अगर मैं डिस्कस करूं कि एक बंदे ने चालू किया 1 लाख रुपए है तो वो कहाँ कहाँ सेट क्लास में उसको डाइवर्सिफाई करे, जिसके बाद 10 लाख रुपए है वो कहाँ कहाँ करे, और जिसके पास 1 करोड़ रुपए है वो कहाँ कहाँ करे, कितना वो उसमें डेट रखे, कितना इक्विटी रखे, कितना म्यूचुअल फंड, कितना आपका गोल्ड रखे, कितनी एफडी करा दे, लिक्विड करे, व्हाट शुड बी द आइडल रेशियो? फर्स्ट थिंग राहुल जी, इसके भाई 1 लाख है, 10 लाख है या 1 करोड़ है, वो अमाउंट अपने अपने जगह पे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट एज ए एडवाइजर अगर आप मुझे पूछते हैं तो मैं पहले पूछूंगा भाई अमाउंट को 1 मिनट साइड पे रखो, पहले ये बताओ कि करना क्या चाहते हो, मतलब कहाँ पहुँचना है आपको। समझिए कि आप फाइनेंस की बात नहीं करते, आप और हमको मुंबई से पूना जाना है, तो आप बोलेंगे कि यार अपने पास तो बहुत टाइम है, सुबह निकलेंगे शाम को पहुँचेंगे, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो अपनी गाड़ी लेके निकलेंगे, लोनावाला में रुकेंगे, गोल्डन वड़ा पाव खाएंगे, फिर कहीं जाएंगे, फिर कहीं बैठेंगे, राइट? लेकिन आप बोलोगे नहीं यार ये नहीं चलेगा, कितना भी टाइम लगे लेकिन सुनिश्चित होना चाहिए, तो आप बोलेंगे ठीक है यार सुबह को वंदे भारत ले लेते हैं, राइट?
फलाना फलाना टाइम पे निकलेंगे, ये टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो कहाँ पहुंचना है, कितने समय में पहुंचना है, उसी से डिसाइड होगा ना क्या साधन लेंगे और किस स्पीड पे उसको दौड़ाएंगे। करेक्ट। तो 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ बात की बात है। पॉइंट ये है कि भाई कितना दूर, कितने लंबी अवधि में आप इस इन्वेस्टमेंट से कुछ हासिल करना चाहते हैं। मैं मैं अगर इसमें कॉन्टेक्स्ट डालूं, कॉन्टेक्स्ट ये कि ये वो पैसा है जो मुझे 20 साल बाद काम आएगा। मतलब मैं इसको 20 साल बाद मुझे इससे करनी है, मेरा बेटी की शादी करनी है इससे, ये पैसा मुझे चाहिए रिटायरमेंट पे। हाँ। ये मुझे वेल्थ क्रिएट करके जानी है कि मैं खाते में, वो तो मैं खाते में सब इतने करोड़ रुपए पड़े थे। हाँ। मेरा जो कंजम्पशन है वो इफेक्ट नहीं हो रहा। ओके। मेरी दाल रोटी की व्यवस्था, EMI तो गई। दिस इज मनी यू कैन फॉरगेट। तो सीधा का सीधा अभी एक मल्टी कैप फंड में डाल देने का, मतलब मल्टी कैप फंड जो 1/3 पैसा लार्ज कैप, 1/3 मिड कैप, 1/3 स्मॉल कैप में डाल देगा। 20 साल में से पहले 15-16 साल तो डाल के भूल जाओ। जब पैसा निकालने के 2-3 साल पहले हो तब उसको रिव्यू करके चेंज करो। तो या तो मिड कैप फंड या तो मल्टी कैप फंड में डाल के उसको भूल जाओ। और भूल जाओ मतलब फिर क्या, तो मैंने क्या देखा है कि जब पैसा लगाने का टाइम आता है तब सब लोग लंबी अवधि का सोचते हैं कि भाई ये तो हम लोग 20 साल में ग्रो हो जाएगा, लेकिन कल सुबह अगर मार्केट 2% गिर गया ना तो बोलेगा अरे ये कैसे हो गया, राइट। सो भूल जाने का मतलब है वाकई में भूल जाने का। फिर ऊंच नीच होगा तो नींद नहीं उड़ना चाहिए। कल पूरे दिन से है ना, मैं पूरे दिन में अगर मैंने 8 घंटे मोबाइल देखा है तो 6 घंटे आपके बारे में देखा है, तो मुझे वो याद है। इतना मेरी बीवी ने भी नहीं देखा होगा यार आज तक। नहीं सब मेरी क्या रिसर्च पूरी रिसर्च करो तो पूरी करो। तो आपकी लाइन थी कि अगले 5 से 10 साल में पैसा अगर तुम नहीं कमा पाओ उसके लिए बहुत टैलेंट चाहिए। हाँ, एब्सोल्युटली राइट। मतलब तुम टैलेंटेड आदमी हो तो पैसा नहीं कमा पाओगे। एब्सोल्युटली। मतलब तुम डिसाइड कर लो ना कि मैं नहीं कमाऊंगा, मैं कमाई की दम है क्या स्टॉक मार्केट में, मुझे कमा के दे। इतना मेहनत करोगे तो शायद पैसे ना कमाओ, डाल के भूल जाओगे तो ज्यादा कमाओगे। वो मैं हमेशा बोलता हूँ, हर सेक्टर कमा रहा है इसलिए शायद। देखिए मैं बहुत बार बोलता हूँ, समझो एक एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, तो एस्केलेटर होता है। तो मैं बहुत बार निवेशकों को पूछता हूँ कि भाई मेरे को बताओ, एक एस्केलेटर है, एस्केलेटर में ऊपर अगली मंजिल तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो लोगों को लगता है इतना पढ़ा लिखा आदमी क्या बकवास सवाल पूछ रहा है यार ये, राइट। तो लोगों को लगता है कितना इजी है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर आस्किंग। मतलब नहीं, सोच के बताओ एस्केलेटर में अगली मंजिल पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो लोग बोलते हैं कि सोचते हैं लोग कि अच्छा पहला कदम लो, रेलिंग को पकड़ो, फिर खड़े रहो, जब तक ऊपर नहीं पहुंचे तब तक उतरो नहीं, सब बहुत सोचते हैं उसके बारे में। तो सब अल्टीमेटली निष्कर्ष निकलता नहीं, बहुत आसान है यार, ये तो क्या है, कुछ नहीं करना, खड़े रहना है। तो मैं हमेशा उनको पूछता हूँ कि भाई अच्छा ठीक है, अभी अज्यूम करो कि एस्केलेटर अगले लेवल तक पहुंच गया लेकिन आप नीचे ही रह गए, वो कैसे हो सकता है। तो लोग एकदम सोच में पड़ जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी मैं उनको ये बोलता हूँ कि अगर आप बहुत टैलेंटेड है तभी हो सकता है ना, वरना सोचो कि आपने पहले बताया कि एस्केलेटर पे खड़े रहना मतलब कुछ नहीं करना, इतना आसान है ऊपर क्लाइंब करना, राइट। और आप फिर भी नहीं क्लाइंब कर पाए तो डेफिनेटली आपने कोई कलाकारी दिखाई होगी, आप में कोई अनोखा कोई टैलेंट तो होगा ना यार आप में, ऐसे कैसे हो गया। तो ये अगर आप इंडिया के आर्थिक व्यवस्था में हो, इंडिया के मार्केट में हो, भाई 1992 से लेके अभी तक इतने साल हो गए, 32 साल हो गए, 32 साल में तो हमारा सेंसेक्स ही 12% कंपाउंड कर दिया है। मतलब हर 6 साल में ना चाहकर भी सेंसेक्स ही अपना पैसा डबल कर रहा है। तो फिर भी कितने लोग, उस दौरान भी अगर तुमने पैसे नहीं कमाए, हाँ, तो टैलेंटेड हो तुम। तो भाई तो एक्चुअली अपने को लगता है अपन हंस रहे, बट वाकई में यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ही कलाकार है। आप देखो आप कितने लोग हैं जिसका 6 महीने में 6 साल में कितने लोगों का पैसा डबल होता है। मिलता है आपको ऐसा कोई? मुश्किल से कोई मिलता होगा। अगले 5 साल उठा के देखो, कोरोना से उठा के देखो, या अगले 5 साल देखो, अगर तुम जैसे मैं बिजनेस सेंस में इसको बोलता हूँ सर, हाँ, कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जैसे पिछले 75 ईयर्स में मतलब अपना 3 ट्रिलियन टच हुआ था 2022 में, मतलब पहला ट्रिलियन 2007, फिर दूसरा 15, तीसरा 22, तो मैंने कहा 75 साल में 3 ट्रिलियन टच हुआ। अब अगले 8 साल में मतलब 25, 28 और 30 में 3 ट्रिलियन और टच होगा। तो जो काम 75 साल में हुआ वो अगले 8 साल में होगा। अब अगले इस 8 साल में अगर तुम्हारी कंपनी 8 गुना नहीं होती है तो गलती तुम्हारी है, मार्केट को तो दोष ही मत देना। एग्जैक्टली। मार्केटिंग आसान हो गई है, IT आसान, भाई मार्केटिंग करना अब आसान है, डिस्ट्रीब्यूशन अब आसान है, इंफ्रा अब आसान है, टेक्नोलॉजी अब आसान है, टैलेंट मिलना अब आसान है, कंज्यूमर जेब खोल के बैठा है पैसे खर्च करने को। इसके बाद भी अगर तुम ग्रो नहीं करते हो, हाँ, तो भाई साहब वही तुम टैलेंटेड आदमी हो। मतलब आपको सही पिच मिल रहा है, सही बैटिंग का माहौल मिल रहा है, सब मिल रहा है, फिर ठीक है, कंपटीशन हर जगह पे होगा, चैलेंजेस हर जगह पे होगा, बट भाई कम से कम एक यहाँ पे एक टाइड तो चल रहा है ना, कम से कम एक यहाँ पे टेलविंड तो है। अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन को टेलविंड चाहिए होता है और हमारे यहाँ पे टेलविंड है। तो मुझे तो यही लगता है कि भाई आप सही बोल रहे हैं। अच्छा आपने याद दिलाया कि
पैसा अगर नहीं बनेगा मतलब तुम बहुत टैलेंटेड हो। मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूँ जो काम डिसिप्लिन से होता है उसमें टैलेंट नहीं दिखाने का है। क्या बात करेक्ट। लोग क्या करते हैं, जो डिसिप्लिन से काम होता है उसमें टैलेंट दिखाते हैं। और जहाँ पे फिर क्या, और मेरा ये मानना है कि देखिए अगर आप में ना, अगर आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, समझो आप में अपार टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड है आप, लेकिन दिन में 12 बजे तक आपकी नींद नहीं खुलती है, कोई काम का नहीं है वो। लेकिन समझो आप में टैलेंट नहीं है, लेकिन 5 बजे सुबह उठ के आप लग जाते हो काम पे, तो दुनिया भर का टैलेंट आप कंपाइल कर सकते हो वहाँ पे, राइट। सो आई थिंक मनी मेकिंग इन द मार्केट इज अबाउट डिसिप्लिन। लोग डिसिप्लिन वाले जगह पे टैलेंट दिखाते हो, प्रॉब्लम है। और लोगों को शेयर बाजार नहीं आता है तो समझ में नहीं आता होगा, तो क्रिकेट तो समझ में आता होगा। थोड़े समय पहले अपन वर्ल्ड कप में 10 मैच जीत गए, 11वां मैच फाइनल वो अपन हार गए। तो एक साहब थे ऑस्ट्रेलिया के, ट्रेविस हेड, तो जब उन्होंने अपने को हराया तो अपन ने तो एक तो टफ पिच पे 241 कर दिया, तो वो तो अच्छा था एक्चुअली। फिर उनका 47 for 3 भी हो गया, तो हमको कायदे से तो जीतना चाहिए था ना। जब सामने वाले का टफ पिच पे 47 for 3 हो गया है, हाँ, और 241 करना है, तो 47 for 3 पर जब होता है तो आप क्या सोचते हैं कि भाई 150 पौने 200 में आउट हो जाएंगे सब। नहीं हुआ। तो ट्रेविस हेड जो है, उन्होंने क्या हमको टैलेंट दिखा के हराया क्या? उन्होंने हमको थका दिया भाई। 50वें ओवर तक खेला वो। ऐसे मैच जब होता है तो कमेंटेटर क्या बोलता है, पिच पे रहोगे, स्ट्राइक रोटेट करोगे, सिंगल लोगे और विकेट नहीं गवाओगे और 50 ओवर खेलोगे तो जीत जाओगे। सही बात। अभी वो क्रिकेट में कितना लागू पड़ता है, कब लागू पड़ता है देखने का, मार्केट में तो यही लागू पड़ता है। अगर आप आने वाले समय में मार्केट में लगे रहोगे, विकेट नहीं गवाओगे, हर बॉल में छक्का मारने का ट्राई नहीं करोगे, तो पैसा बनेगा जीत आपका। जाओगे। कल ट्रेविस हेड ने फिर मारा है। नहीं, मैं भी देख रहा था। उसने इसे दोबारा तेरा बॉल पे कल को जिसने ट्रेविस हेड ने फिर मारा। उसका नाम ही मुझे बुरा लगता है अब। वर्ल्ड कप के बाद से मुझे आदमी अच्छा, मैंने इमोशनल हो जाता है। मैंने कहा तूने यार वर्ल्ड कप ही छीन लिया। नहीं, लेकिन वो वर्ल्ड कप में यार उसने, बॉस उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, उसने, वो टैलेंटेड तो होगा, लेकिन उस दिन उसने देखा ना कि भाई नहीं, अभी तो डिसिप्लिन चाहिए, अपने को विकेट नहीं खोने का है। ये अभी ये जो ईयर है सबसे क्रूशियल टाइम चल रहा है इस समय, क्योंकि अब लोगों के अलग अलग स्पेकुलेशन है। इलेक्शन ईयर को आके लोग पूछते हैं कि इलेक्शन ईयर है, वैसा कुछ तो होगा, कुछ तो बड़ा ही होगा। वो जैसे आपने कहा ना कि किसी भी सेक्टर में मैंने इतना नहीं सुना जितना स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे हर साल 2 साल में दुनिया खत्म होने की अफवाह उड़ जाती है। प्रेडिक्शन हर 2-3 साल में है कि अब खत्म, आप कुछ नहीं, अब तो गया, और फिर ये वापस उठ जाते हैं। तो अभी इलेक्शन ईयर को लेके वापस ये चीज है कि बस अब तो बहुत तेजी हो गई। इलेक्शन की बात है, इलेक्शन खत्म होते ही ये धस जाएगा नीचे, खत्म हो जाएगा। कई लोग कह रहे हैं नहीं, इलेक्शन ईयर में अगर मोदी जी रिपीट कर गए, तीसरी बार हैट्रिक लग गई, तो फिर तो बचा ही क्या, फिर तो मार्केट एकदम ऊपर चला जाएगा। तो कई लोग कह रहे हैं कि बस इलेक्शन आते ही ऊपर, कई लोग कह रहे हैं बस इलेक्शन आते ही नीचे। तो ये ऊपर नीचे में से एक तो आपको क्या लगता है? दूसरी चीज की इलेक्शन ईयर के इन जनरल अगर मैं बात करूं परसेप्शन की, कि इलेक्शन ईयर में और बाकी 4 सालों में स्टॉक मार्केट का क्या रिलेशन क्या है, इलेक्शन और स्टॉक मार्केट का? सो फर्स्ट थिंग मैं आपको बोलूंगा, उसका एक रूल है कि भाई कभी भी ना कोई भी ऐसा प्रेडिक्शन करना कि खत्म हो जाएगा या सारे पेड़ आसमान को छू लेंगे, तो हमेशा ध्यान में रखना कि आंसर इज ऑलवेज इन द मिडल। इसीलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं दुनिया गोल है, इसीलिए अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ इज ग्रे, इट्स नॉट ब्लैक और वाइट। तो मेरे को ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट में, बिजनेस में, लाइफ में सक्सेस का एक रूल ये है कि आपको डिटर्मिनिस्टिक और एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। जो लोगों के सारे व्यूज एकदम फिक्स्ड है कि मतलब ऐसे ही होगा, दे कैन नॉट सक्सीड इन द स्टॉक मार्केट। पीपल हु आर ओपन टू पॉसिबिलिटीज, क्या ये बात सही है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, उसका थोड़ा कहीं पे दिमाग में एक खिड़की थोड़ा खुला रखना जरूरी है। तो जो लोग एक्सट्रीम्स में खेलते हैं ना, वो लोग सक्सेस, दे कैन नॉट सस्टेन द सक्सेस, लेट मी पुट इट दैट वे। कभी न कभी सक्सेस तो आएगा, बिकॉज उसका ऑपोजिट पहलू ये भी है ना कि बी कंसिस्टेंट, समडे यू विल बी राइट। तो ये सारे चीज़ों का मिश्रण करके सोचने का है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिस्टिक और ओपन माइंडेड होना चाहिए। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ कमिंग टू इलेक्शन, पर्सनली अभी का जो माहौल है ना मार्केट का, लोगों को ऐसा लगता है कि इलेक्शन तो पूरा फैक्टर इन हो गया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सोचिए लॉजिकली, 6 महीने 9 महीने पहले, जैसे आज हम लोग मार्च 24 अप्रैल 24 में बात कर रहे हैं, तो 6-9 महीने पहले की अगर आप बात करेंगे तो लोगों को लगता था चाइना ताइवान को अटैक कर देगा, वेस्ट एशिया में तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, रशिया तो उस पर न्यूक्लियर छोड़ देगा। वो क्या होगा, मतलब कौन से एक आदमी का दिमाग कब खराब होएगा उस पर तो मेरा तो कोई व्यू है नहीं, कोई कंट्रोल भी नहीं है। लेकिन थोड़े समय पहले लोग ऐसा सोचते थे कि जियोपॉलिटिक्स बहुत बड़ा मुद्दा है, वहाँ से चीज़ें थोड़ा सा ठंडा हो गई है, कम से कम एस्केलेशन नहीं हुआ है।
उसका इंडिकेटर तेल का दाम भी होता है। हम्म। दूसरा चीज़, लोगों को लगता था कि अमेरिका में ब्याज दर इतने बढ़ जाएंगे, पता नहीं क्या होएगा। अब वो भी बोल रहे हैं कि भाई बढ़ाएंगे तो नहीं, घटाएंगे कब वो नहीं बोलेंगे, लेकिन बढ़ाएंगे नहीं। तीसरा, लोगों को लगता था कि इलेक्शन में बहुत अनसर्टनटी है, लेकिन हकीकत ये है कि भाई स्टेट इलेक्शन आया तो लोगों को लगा कि जो अभी की रूलिंग पार्टी है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और है भी, हम सब सेम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो 6 से 9 महीने पहले ये सारी चीज़ों में अनसर्टनटी थी। अब वो हर चीज़ को लेकर के थोड़ी सी बेटर सिचुएशन और कुछ चीज़ों में सर्टनटी भी समझ सकते हैं आप। तो पिछले 6-9 महीने में मार्केट को इतना नहीं चला है। मतलब हाँ, कुछ सेक्टर्स, कुछ स्मॉल कैप, कुछ माइक्रो कैप, कुछ एसएमई, कुछ थोड़ा बहुत चल गया है, लेकिन ऐसा कोई एफआई पैसे की बहुत बाढ़ आ गई, मार्केट कोई 20-30% चल गया, ऐसे कोई अति नहीं हुई है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्योंकि मार्केट के लिए कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट होती है, तो इस गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी को मार्केट, मुझे ऐसा लगता है, सेलिब्रेट करेगी। और ख़ास करके क्या होगा कि इलेक्शन के बाद अल्टीमेटली मे बी जुलाई में या कभी न कभी तो नया बजट आएगा, और नए बजट में आने वाले 5 साल का जो इन लोगों का, जो भी हमारे जैसे माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने बताया कि भाई आने वाले बजट में मैं आने वाले लंबे अरसे की 20-25 साल की प्लानिंग आपको बताऊंगा, और इनका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है। तो मुझे नहीं लगता है कि पूरा का पूरा मार्केट में फैक्टर हो गया है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और जब बजट की बातें होंगी, तो यहाँ से मार्केट में थोड़ी और बुलिशनेस आपको देखने को मिलेगी। देखिए, शॉर्ट टर्म में ये सारे के सारे एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हैं आप इसको, प्रेडिक्शन मत बोलिएगा, क्योंकि प्रेडिक्शन गलत भी हो सकते हैं, बट मैं आपको ऑन जेन्युइन बेसिस अपना एक्सपेक्टेशन बता सकता हूँ। सही बात, करेक्ट, ये है। सो इलेक्शन के समय मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ये थोड़ा कॉन्टेक्सचुअल है। अभी अगर आप देखेंगे तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि भाई हमारी गवर्नमेंट के एग्जीक्यूशन की सराहना हो रही है, हमारी पॉलिसीज़ की सराहना हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद बता भी रही है कि भाई आगे हमारा एजेंडा है, तो पीपल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन कई साल ऐसे होते हैं जब इलेक्शन को लोग बजट को लोग नॉन इवेंट बताते हैं कि भाई कंटिन्यूटी है, राइट। अब जीएसटी है, जीएसटी तो बजट के बाहर है भाई, तो टैक्सेस में ज़्यादा बात नहीं होती है, राइट। सो आई थिंक दैट कुछ सिचुएशंस में बजट कभी कभी ऐसा होता है कि नॉन इवेंट हो, बट इस बार मुझे नहीं लगता है ऐसा। तो अभी व्हाइट ऑक कैपिटल में आप हर तरह के फंड मैनेज कर रहे हैं, तो अभी अगर पिछले 3 साल या 5 साल का अगर ट्रैक देखते हैं, कौन सा फंड ने भी जबरदस्त वाला रिटर्न दिया है, या आप रिकमेंड करते हो किसी भी व्यक्ति को जो एंटर कर रहा है कि यार ये वाला फंड, शायद मुझे लगता है आपके लिए, तो वो कहते ना कि एक बार किससे पूछा, क्रिस्टोफर नॉलन से शायद पूछा था कि आपकी कौन सी मूवी फेवरेट है, अरे बोले हर मूवी मेरे लिए तो बच्चे के समान है, तो मेरे से मत पूछो कौन सा बच्चा ज्यादा फेवरेट है, सब बराबर है। लेकिन स्टिल अगर मैं बोलूँ कि किसने ज्यादा परफॉर्म किया या किसमें आपको लगता है एक्सपेक्टेशन, तो कोइंसिडेंस है कि आपने ये सवाल पूछा, आपको शायद जान के आश्चर्य भी होगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। एक्चुअली हम स्मॉल कैप फंड मैनेज ही नहीं करते। तो हम जितने भी फंड मैनेज करते हैं ज़्यादातर, वो जैसा मैंने बताया ना, मल्टी कैप, मिक्स्ड, सब जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिसका बेंचमार्क BSE 500 मतलब पूरा मार्केट है। क्योंकि हमने क्या देखा है कि स्मॉल कैप जो है, जैसा मैंने बताया, स्टॉक पिकिंग करने के लिए, अल्फा जनरेट करने के लिए, तो हमारे जितने भी फंड्स हैं ना, उसमें 20 से 25 से 30% पैसा है स्मॉल कैप में, 20-25% मिड कैप में भी है, और 30 से 40% लार्ज कैप में भी है। तो हम लोग हमेशा मिक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा एक्सट्रीम पे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि जब एक्सट्रीम होता है तब इमोशन आता है, और इमोशन आने पे लोग गलती करते हैं। तो हम लोग डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड तो हमारा है ही नहीं। मिड कैप फंड है हमारे पास, उसमें हम 25-30% पैसा स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, लेकिन प्योर स्मॉल कैप हमारा है ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि स्मॉल कैप में क्या होता है। लंबे अरसे में मैंने देखा है 25 साल में, एक प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री में ये है कि लोग परफॉर्मेंस को चेज करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, स्मॉल कैप वाला चीज़ जहाँ पे एक साल में कभी 50-60% रिटर्न दिखता है, तो होता क्या है कि वो 50-60% रिटर्न मिलता किसको है, जो फंड में था। लेकिन ज़्यादातर लोग तो वो रिटर्न देखने के बाद आते हैं, मतलब वो तो ये देख के आए थे, हाँ, अब तो टाइम इसका है, हाँ, इसको देख के कोई आता नहीं है, रोलर कोस्टर, पर टाइम तो यहाँ है। हाँ। तो सर अपन इसको अगर पॉडकास्ट को कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं कि अब आप अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से एकदम मत के 2-3 पॉइंट ऐसे डूज एंड डोंट्स नए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए, कि मेरा 25 साल का अनुभव कहता है कि आपको ये स्टॉक मार्केट में अगर हो तो ये 2-3 चीजें करनी है, और ये 2-3 चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। ये अपना फाइनल क्वेश्चन। सो 2-3 चीज़ें करनी है, वो जो मैंने सबसे पहले बोला कि ये मतलब अभी मैं करीब 50 साल का होने वाला हूँ, आई एम 48 ईयर्स ओल्ड। तो 25 साल में मेरे को फाइनली यही समझ में आया कि भाई
सब चीज़ जो है ना, कुछ भी राइट रॉन्ग गुड बैड, मैं एथिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट, बिजनेस और लाइफ की बात कर रहा हूँ। इसमें कुछ राइट रॉन्ग गुड बैड लेफ्ट राइट होता नहीं है। इसलिए मैंने पहले भी बताया कि भाई जो एक्सट्रीम पोजीशंस लेते हैं, रोलर कोस्टर ऊपर पहुंचने पे बहुत खुश हो जाते हैं, रोलर कोस्टर नीचे आता है तो एकदम दुखी हो जाते हैं। तो ओपन माइंडेड होना चाहिए, बैलेंस्ड पर्सनालिटी होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में सक्सेस के लिए और लाइफ में और बिजनेस में सक्सेस के लिए आपकी हमारी सबकी जिसकी बैलेंस्ड पर्सनालिटी है वो सक्सेसफुल होते हैं। जो ज़्यादा एक्सट्रीम सेंटिमेंट्स में पहुंच जाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि इमोशन में ही लोगों से गलती होती है। सो इमोशनल नहीं होने का है, राइट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग ये है कि नेवर बेट द हाउस। कभी भी ऐसा करो ही मत कि यार तुम्हारा इमोशन निकल के आ जाए। कभी कभी लोगों का पैसा बनता है, उनको लगता है अपन ही भगवान है, जब पैसा टूटता है तो बोलते हैं सब चोर है। और सर मैंने भी एक चीज देखी, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, लेकिन मतलब एक बंदे ने कहा सर हमने है ना F&O में पैसा लगाया, F&O में पैसा लगाया और हमने तो खूब अच्छा पैसा कमा लिया। कितना टाइम हुआ तुमको? 1 महीने से खूब कमाया। अब क्या कर रहे हो? मैंने तो फिर मेरे चाचा के लड़के का, ताऊ जी के लड़के का, फूफा जी के लड़के का, इनसे भी पैसा ले लिया, पोर्टफोलियो मैनेजर बन और गए। अब मैंने कहा कि तुम्हारा मैं भी लगवा देता हूँ, थोड़ा सा मैं भी ले लूंगा, तो मेरे पैसे पे तो मैं कमा ही रहा हूँ, हाँ। मैं इनके पैसे भी कमा लूंगा और ये भी खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा। तो तुम्हारा 1 महीने का एक्सपीरियंस है, खुद के पैसे का भी हिसाब नहीं है, तुम दूसरों का और ले रहे हो। तो ये कभी भी है ना कि दूसरों के पैसे, जो आपने कहा ना लोन लेके इन्वेस्ट करने वाली बात, कि कभी ये जिंदगी में मत कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वही ना, सी ऐसा ही है कि मतलब भाई हर बॉल पे छक्का मारना ट्राई करोगे तो अल्टीमेटली तुम गेम से बाहर ही होना। और देखा जाए तो ये वही वाली बात हुई आपने जो पहली बात कही कि एक्सट्रीम, कि मैंने इतना पैसा कमाया कि मैं इतना खुश हो गया कि अपुनिच भगवान है, अपुनिच भगवान है तो तेरा भी मैं लगाऊंगा, तेरा भी मैं लगाऊंगा। वो फियर ने उसको, सॉरी ग्रीड ने उसको पकड़ लिया। ग्रीड आ गया, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस। सो हम्बल होना चाहिए, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा ओपननेस होना चाहिए माइंड में कि भाई अपने गलत भी हो सकते हैं, राइट। अपने जहां तक अपने को समझ में आता है अपन सही कर रहे हैं, लेकिन भाई 10% प्रोबेबिलिटी तो है ना कि कुछ मिस हो गया अपने से, राइट। सो ओपन माइंडेड होना, प्रोबेबिलिस्टिक होना, ये आई थिंक दीज आर दी रूल्स। एंड लास्ट थिंग आई टेल यू कि भाई इन्वेस्ट तो सबको करना चाहिए, पैसा भी बनेगा, लेकिन हमेशा माइंड में ये रखो कि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब क्या होने पे पैसा निकालोगे, राइट। क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सब सोच के करना चाहिए। Perfect, done. So it's a pleasure talking to you. थैंक यू वेरी मच।